शाम की चाय अक्सर ग्रिल वाले कमरे में ही पी जाती थी। वो अभी गुमसुम सा मखदूम अहमद के करीब बैठा हुआ था। दोनों के चाय के कप आमने सामने धरे हुए थे। वो दोनों वहां तन्हा बैठे हुए थे। कलसूम जहाँ चाय पीकर असर की नमाज अदा कर रही थी, जबकि जरीना और आलिया बेगम बरामदे के तख्तपोश पर बैठी कपड़े इस्त्री करने में मगन थी। क्या बात है बेटे, चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? इनकी यही बात तो थी। बच्चों से बच्चों की तरह, बड़ों से बड़ों की तरह पेश आते थे। कुछ नहीं था दादू, बस सोच रहा हूँ कि आगे बढ़ना इंसान के लिए किस कदर ज़रूरी है। वो चाय का घूंट भरते हुए गोया हुआ, तो वो अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दिए। मुस्कुराए तो भरवां नोट कतरे फैल गए थे। हस्ब मामूल सख्त सर्दी के बाद स्वेटर पर वेस्ट कोट पहने वो रज़ाई ताने हुए थे। सवाल तो तुम्हारा बड़ा सही है और सोच भी, मगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम आज ही की सोच क्यों सोच रहे हो। उन्होंने पुरसोच निगाहों से पोते की जानिब देखा, कहा, तो वो ज़रा-सा मज़ीद इनके करीब खिसक आया। इनका इल्म इस कदर वसीह था कि बड़े बच्चे किसी को भी कुछ पूछना होता या किसी भी मशवरे की ज़रूरत होती तो वो इनके पास ही चला जाता था। ऐसे ही, बस दादाबू, आज किसी को खुद से आगे बढ़ते देखा तो दिमाग में ऐसे ही सवाल आया कि सबकत ले जाना भी कितना लुत्फ़दा अमल है ना? जब इंसान कामयाबी हासिल कर रहा होता है तो ज़मीन से पाँव तक उठा लेता है, और जब कोई उसे पीछे छोड़ता है तो हार बर्दाश्त ही नहीं होती। वो किसी ट्रांस में बोलता हुआ इन्हें हैरान कर गया था। वो बगौर इनका चेहरा देख रहे थे और चेहरे से इनकी इसके दिल का हाल जानने की कोशिश भी कर रहे थे। देखो बेटे, अल्लाह ताला ने ना इंसान को बहुत सी सिफ़्तें अता की हैं। इन्हीं सिफ़्तों में खुद पसंदी भी शामिल है। अल्लाह फरमाता है खुद से मोहब्बत करो, लेकिन हम इंसान मोहब्बत के मायने ना बहुत ही गलत ले लेते हैं। हम खुद से मोहब्बत में दूसरों से हसद पाल लेते हैं, और फिर इसी हसद के चक्कर में हम अपना आप खोने लगते हैं। जब इंसान का अपना ख़त्म हो जाता है ना, तो इसमें बर्दाश्त बिल्कुल दम तोड़ जाती है। जब बर्दाश्त ही नहीं होती, तो फिर वो कुछ भी हज़म नहीं कर पाता, ना किसी का खुश होना और ना किसी का खुद से आगे निकल जाना। मखदूम अहमद ने मुकर्रम के शाने पर हाथ फैलाते हुए कहा तो उसने अपनी चाय का आखिरी घुंट भरकर कप ट्रे में रख दिया। इसका मतलब हमें खुद में बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए? इसका सवाल बड़ा दिलचस्प था। मखदूम अहमद ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया तो वो सोच में पड़ गया। बहुत सारी बातें तो वो उसे समझ आ चुकी थी, बस बाज़ औक़ात बात इतनी बड़ी नहीं होती जितना उसे समझने में वक़्त लग जाता है। शायद मुकर्रम को भी समझने की ज़रूरत थी और समझ तो उसे आ ही गई थी। शाम के साए आसमान पर गहरे हुए जा रहे थे। साइम साहब खाना खाकर बिस्तर पर नीम दराज थे। सामने ही टीवी ट्राली पर मौजूद टीवी स्क्रीन रोशन थी, जहां मामूल का खबरनामा चल रहा था। करीब ही बैठी नगमा बेगम कपड़ों को तय लगा रही थी। गल सुनो, उन्होंने कपड़े तय करके ढेरी लगाते हुए कहा तो साइम साहब ने टीवी स्क्रीन से नजरें हटाकर इनकी जानिब देखा। आखिरी साल है ना ताड़ी कुड़ी दा यूनिवर्सिटी में, कुछ सोचा है? कपड़ों की ढेरी उठाकर कमरे अलमारी में रखते हुए कहा तो साइम साहब ने नासमझी से उनकी जानिब देखा। क्या मतलब है? क्या सोचना? वो सरसरी सा कहकर वापस खबरों में गुम हो चुके थे। आग लगी है ना सियासतदाना नु, अवाम का कुछ होने नहीं देते। हर वक्त आप जैसे लोगों को टीवी की स्क्रीन पर चिपकाए रखते हैं। अलमारी का पट जोर से बंद करते हुए वो गुस्से से बड़बड़ाई तो साइंस साहब ने टीवी का वॉल्यूम मुकम्मल बंद कर दिया। हाँ जी, अब बोला क्या मुद्दा है? क्यों आग का गोला बनी घूम रही हो? साइंस साहब ने उकता कर कहा तो नखमा बेगम नथने फुलाकर बिस्तर पर वापस इनके करीब बैठ गई। जब लोगों की बेटियां जवान हो जाती हैं तो वो उनकी शादियों के बारे में सोचते हैं। आजकल तो रिश्तों का वैसे ही काल पड़ा हुआ है। एड्डे एड्डे नखरे ते कुड़ियां वाला देवी देवी दे ते मुंडे वाला देवे। और तानो है कि कोई होश ही नहीं। देखो भई, अभी से अभी को कहीं खिलाएँगे तो ही कहीं बात बनेगी ना। नगमा बेगम ख़ासी परेशान दिखाई दे रही थी। साइम साहब के चेहरे पर लहज़ा भर को एक साया-सा लहराया था, मगर जल्द ही वो खुद को सँभाल चुके थे। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर कुछ वादे मेरी राह की रुकावट हैं। वो ख़ासी संजीदा दिखाई दे रहे थे। नगमा बेगम ने एक गहरी साँस भरी और ज़रा उनके करीब होकर बैठ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद जब वो बोली, तो उनका लहज़ा थोड़ा बेगाना-सा था। बुरा ना मनाना मेरी गल दा, पर ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ नहीं लांदे ते तुसी आसां ला के बैठे हो। बुरा ना मनाना मेरी बात का, पर वो आपको मुँह नहीं लगाते और आप उम्मीदें लगाए के बैठे हुए हैं। नगमा बेगम के कहने पर वो एकदम से चुप हो गए थे। कितनी देर? आखिर कदी ते गुस्सा भुलाणगे ना, इंतज़ार कर लेंगे। वो टीवी का रिमोट वापस उठाते हुए गोया हुए तो आवाज़ में कुश्ती थी।
नगमा बेगम ने ताज्जुब से उनकी जानिब देखा और फिर इनके हाथ से रिमोट छीनकर लाल बटन से टीवी बंद कर दिया। इस आस में कुड़ी बड़ी कर लेनी है तुसी। वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई और दरवाजे पर चाय लेकर खड़ी हाइजा ने खामोशी से ट्रे इनके हाथ में थमाई और खुद खामोशी से बाहर लाउंज के सोफे पर बैठ गई। स्याह सूट पर ऊंची पॉलीटेन बांधे इसका धुला धुलाया चेहरा एक ही लम्हे में बुझ गया था। ट्रे कमरे में रखकर नगमा बेगम बाहर इसी के पास ही लाउंज में आ गई थी। तेनू की होया हुन सड़ी हुई करेली क्यों बड़ी बैठी हो? नगमा बेगम ने आंखें मटकाकर हाइजा से कहा तो वो उनकी जानब देखने लगी। अव्वल तो मुझे शादी करनी नहीं है और अगर की भी तो बाबा की मर्जी से करूंगी, इनके खानदान में। आखिरी जुमला इसने कदरे आहिस्ता आवाज में कहा था और नगमा बेगम ने हैरत से इसकी जानब देखा और फिर जब बोली तो इनका असली जलाल ऊद आया था। मैं तेरियां लत्तां तोड़ के कुत्तियां नु खुआ देनियां ने जिस बहुत ही मेरे आगे बकवास की थी थे। मैंने तुम्हारी टांगे तोड़कर कुत्तों को खिला देनी है जो तुमने मेरे आगे ज्यादा बकवास की तो। नगमा बेगम ने कमरे में जाते हुए से आंखें और उंगली दोनों दिखाई थी। ये अम्मियाँ भी ना जब तक पंजाबी में गालियां न दे दे इनकी रो और हमारे कलेजे को ठंड नहीं पड़ती। वो बड़बड़ाते हुए उठकर अपने कमरे में आ गई जहां बंटी बबल पहले से अपनी कापियां किताबें बिखेरे बैठे थे। ओए तुम दोनों का काम हुआ कि नहीं? अब तक दफा हो जाओ अपने अपने कमरों में। मजीद तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी है मुझे। वो हाथ झाड़ते हुए गोया हुई तो वो दोनों मुंह बसूरते हुए अपना सामान उठाकर वहां से निकल गए। पीछे वो बस गहरी सोच में पड़ गई आखिर अम्मी को बाबा के खानदान से मसला क्या है जो वो इतनी खिलाफ है। अब पूरी रात उसे इसी कहानी पर सोचना था जो कभी इसके अम्मा अब्बा ने इन बहन भाइयों को नहीं सुनाई थी मगर एक सर्द सी जंग थी जो हमेशा इन दोनों के दरमियान चलती रही और एक अधूरी सर्द जंग। फरवरी के अवाइल दिनों में सर्दी का जोर कदरे टूट चुका था। आजकल खुद खूब धूप चमकती थी। लॉरेंस कॉलोनी के इस रेलवे क्वार्टर का सहन भी धूप से चमक रहा था। सुबह 10 बजे के वक्त अक्सर मखदूम अहमद अपनी दाढ़ी बनाया करते थे। अभी वो बाहर सहन में बैठे चौकी पे एक सफ़ेद टोकरी में अपनी दाढ़ी बनाने का मखसूस सामान लेकर हाथ में नन्हा आईना थामे बड़े महारत से अपनी दाढ़ी बना रहे थे। करीब ही कुलसूम जहां और जरीना बेगम चारपाई पर बैठी पालक बना रही थी। चारपाई से कुछ फासले पर सहन पर मौजूद पानी की टैंकी के सामने बैठी आलिया बेगम कपड़ों का ढेर धो रही थी। रुबीना का फोन आया था कल। आ रही हैं। कह रही हैं बच्चों की छुट्टियां हैं। 3-4 तो हैं। जरा रह लेंगी। फिर रमजान शुरू हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए सफीना को भी फोन कर दिया कि वो भी आ जाए। लगते हाथ चलो इकट्ठे हो जाएंगी। बच्चे रौनक लग जाएगी। जरीना ने पालक की डंडी इकट्ठी करके कुलसूम जहां को पकड़ाई थी जो परात में पालक काट रही थी। चंगा किता ही थी ये। वाहवा देर हो गई रौनक नहीं लगी। अच्छा किया बेटी बहुत देर हो गई है रौनक नहीं लगी। कुलसूम जहां के चेहरे पर इस सब में पहली बार मुस्कुराहट उभरी थी। फड़ ले हांडी चढ़ा दे। कुलसूम जहां ने परात जरीना की जानब बढ़ाते हुए कहा तो वो सर हिलाते हुए बावर्ची खाने में चली गई। तब तक मखदूम अहमद भी अपनी दाढ़ी बनाकर चारपाई पर बैठ चुके थे। चेहरे पर तफक्कर की गहरी लकीरें थीं जिससे वो बहुत कुछ सोच रहे हों। कुलसूम जहां ने इनकी जानब देखा तो सब्जी वाले हाथ घुटनों पर फैला के टांगे नीचे लटकाकर बैठ गई। की गाले परेशान लग रहे हो? क्या बात है परेशान लग रहे हो? कुलसूम जहां बात हाथ धोने जाते जाते इसका सोचों में डूबा चेहरा देखकर रुक गई। दिल च ख्याल आ रहा है कि ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ बुलावां। बहुत हो गया। सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ बुला लूं। बहुत हो गया। मखदूम अहमद का चेहरा अब जैसे धीरे धीरे हल्का सा हो रहा था। पेशानी पर मौजूद सोच की लकीरें धीरे धीरे छटती जा रही थी। सोचना भी नहीं मैं ਉਹਨੂੰ माफ नहीं करना। दिल दुखाया उसने मेरा। नाफरमानी की थी मेरी। सोचना भी नहीं मैंने इसको माफ नहीं करना। दिल दुखाया है इसने मेरा। नाफरमानी की है। कुलसूम जहां ने नखवत से कहा तो मखदूम अहमद खामोशी से सर नफे में हिलाने लगे। तैनू नहीं पता जेड़ा काम हो जाए वही बेहतर है। आपको नहीं पता जोन सा काम हो जाए वही अच्छा है। मखदूम अहमद के लहजे पे ऐसा कुछ जरूर था कि कुलसूम जहां ने चौंक कर इनकी जानिब देखा था। वो बिना जवाब दिए हाथ धोने चली गई थी। और पीछे मखदूम अहमद जिंदगी की जोड़ तोड़ करने में मगन थे। रात के साए आसमान पर गहरे हो रहे थे। बाहर की बैठक में मुकर्रम, मोहसिन और फहीम फर्श पर बिछाए गए बिस्तरों पर चितलेटे बादलों की छत को घूर रहे थे। आजकल आप कोई मस्ती नहीं करते भाई। बड़े चुप चुप से रहने लगे हैं। मोहसिन ने फहीम के जानिब दारे तायदी निगाहों से देखते हुए कहा तो मुकर्रम मुस्कुराया। चल बे मैं कहाँ उदास हो चुपूंगा।
खामोशी मुकर्रम भैया की फितरत में ही नहीं बेटे। वो हाथ नचाकर बोला तो फहीम और मोहसिन ने भवें उचकाकर एक दूसरे की जानब देखा और फिर छत पर कहा लगाकर हंसे। मुकर्रम ने दोनों की गद्दी में एक एक मुक्का जड़ा था। अब इस सालों कुछ दिन से भाई डाउन क्या हो गए। तुम दोनों तो हवाओं में उड़ना शुरू कर दिया। लगता तुम दोनों को वापस औकात में लाना ही पड़ेगा। बुलाया है कल मैंने गैंग के बाकी मेंबरान को। आएंगे तो फिर शुरू होगी ना असली पार्टी। आग दबाते हुए वो गोया हुआ तो मोहसिन और फहीम भी हंस दिए। इन्हें भी अब कल का शिद्दत से इंतजार था जब इनके फूफोजाद आते और फिर वो लॉरेंस कॉलोनी के रेलवे क्वार्टर को किसी अखाड़े की तरह शक्ल में दे देते थे। ਨੀ ਛੇਨੂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਮਿਆਨ पैक कर ले नहीं तो तेरे अब्बे ने साडा जाना कैंसिल कर देना है। रुबीना बेगम ने कंधे पर झूलते हुए परांदे को झटके से पीछे करते हुए अपनी इकलौती औलाद शाहीन से कहा तो वो दांतों से लब कुतरते हुए बैग की जिप बंद करने लगी। अम्मा तुम तो ऐसे सामान पैक कर रहे हो जैसे हम कोई नाना जी के घर सालों रहने जा रहे हैं। 3 दिन रहना और बैग देखो जरा। क्यों मुमानियों को अटैक देना है तुमने। बैग थपक कर सोफे पर रखते हुए तो वो अपनी माँ से गोया हुई तो रुबीना बेगम कहका लगाकर हंसती। ਲੈ ਭਲਾ ਪਾਗਲੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ के पास ताकि परेशानी ना होए ਐਵੇਂ ही। चल छेती हो मैं तेरे अब्बे को चाय की प्याली देकर आती हूँ। रुबीना बेगम ऐसे ही थी मजाहिया मिजाज की मगर दिल से हमेशा साफ रहती थी। बहन भाइयों के साथ बेपनाह मुखलिस थी और वो इतनी ही अपने शोहर के साथ जो शादी करके इन्हें शहर से पिंड दादन खान ले गए थे। बस फिर क्या था। इतने साल हो गए थे पिंड में रहते। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने सारे शहरी तरीके भुलाकर खुद को मुकम्मल देहातन तस्वर करना शुरू कर दिया। और इसी का असर था कि इनकी हवेली में चीनी के प्यालों में चाय पी जाती थी। इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ वो 3 लोग और बाकी मुलाजिम रहते थे। इनके शौहर हनीफ खान के अपने 6 किले किले थे और इन्हें इसी का जाम था कि वो अपने किलों में मसरूफ रहते थे। यही इनकी दुनिया थी। इनसे छोटी बहन सफीना शहर में ही ब्याही गई थी। इनके 2 बेटे थे रोहित और रहमान। इनके शौहर गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। सुख चैन की गुजर रही थी और वो इसी में हमेशा राजी और खुश रहते थे। रोहित मुकरम की क्लास में ही पढ़ता था जबकि रहमान मोहसिन के साथ कॉलेज जाता था। इसलिए दोनों की इन तीनों से अच्छी खासी दोस्ती थी। रात के साए हर सू फैलते चले जा रहे थे। स्याह घोर आसमान पर तारों की छुईनी इतनी ज्यादा थी। जरा जरा से फासले पर सफेद तारे टिमटिमा रहे थे। वो अपनी टीवी बंद करके बिस्तर पर लेटे ही थे कर करीबी साइड टेबल पर लगा हुआ लैंडलाइन फोन बजा। मोबाइल इतने आम ना होने के बायस अक्सर घरों में लैंडलाइन फोन ही हुआ करते थे। खामोश फिजा में फोन की थरथराहट गूंजी तो साइम अहमद ने आंखें मलते हुए फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी जानब से उभरती हुई आवाज सुनकर वो चंद लम्हों के लिए तो जैसे साकन ही हो गए थे। अपने से कुछ फासले पर मौजूद नगमा बेगम को पुरसकून अंदाज में सोते देखकर उनके दिल की एक धड़कन डूब कर उभरी थी। इतने सालों बाद अपने कानों में ये आवाज सुनकर वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रहे थे। अब बाजी आवाज़ थी कि कहीं हलक में अटक चुकी थी। दूसरी जानब से हर किस्म के जज्बात को नज़रअंदाज करके जो बात कही गई थी वो साइम अहमद के होश उड़ाने को काफ़ी थी। मज़ीद कुछ नहीं कहा गया था। फ़ोन बंद कर दिया गया था। साइम अहमद को अब पूरी रात नींद कहाँ आनी थी। इनकी नींद तो इस आने वाली फ़ोन कॉल ने उड़ा दी थी। सारी रात उन्होंने आंखों में काटी थी। सोते जागते कैफियत में पूरी रात गुजरते हुए वो बस एक ही बात सोच रहे थे कि नगमा बेगम को इस सब के बारे में कैसे बताएंगे। सुबह के साय हर सुर पहले तो नगमा बेगम भी अंगड़ाई लेकर बिस्तर से जाग गईं, मगर अपने बराबर में साइम साहब को मौजूद ना देखकर वो परेशान ज़रूर हुई थीं, मगर इतनी भी कोई नगमा बेगम को ख़ास परेशानी नहीं होती थी। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि साइम साहब को देखे बगैर नगमा बेगम की सुबह हो जाए, तो लिहाजा वो अपने तराने की तलाश में निकल कर खड़ी हो गई थी। सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आईं तो सोफे पर अपने मजाजी खुदा को बैठे देखकर इन्हें शदीद हैरत के झटके लगे थे। माशाल्लाह, होता अल्लाह साइम साहब, सवेरे सवेरे क्या मुर्गों की जगह तुसी बांग दे के आ रहे हो क्या, जो सवेरे सवेरे उठकर तो सोफे पर सज गए हैं। वो जमाई रुकते हुए इनके करीबी सोफे पर बैठते हुए गोया हुई तो साइम अहमद ने खा जाने वाली निगाहों से अपनी अहलिया को देखा था। आज नहीं मेरा मूड तेरी कोई बकवास सुनने का नगमा। जाके बिलों वाले देसी घ्यो के पराठे बना, बलों वाले देसी घ्यो के पराठे बना जेड़ा तेरा पसंदीदा मशगल है। आ जानी है सिर खान। साइम साहब ने 1 मिनट में उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी और वो इतने सालों में पहली बार अपनी ऐसी इज्जत अफसाई पर हैरान कम परेशान ज्यादा थी। जब जरा होश संभलती तो फिर सोफे से उठकर कमर पर हाथ टिका इनके सामने आ खड़ी हुई।
हेलो हेलो नगमा की तरह नहीं, तबीयत सेहत आज ठीक नहीं लग रही। बेगम के सामने सुबह सुबह जबान चला रहे हैं। लग रहा है आज आपका नाश्ते का मूड नहीं है। नगमा बेगम की रवानी में बोली जाने वाली एक साथ इतनी उर्दू साइम साहब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। ओहो खैरी सलाह, उर्दू की किताब पूरी ही पढ़ ली सवेरे सवेरे। आज तो खैर अब्बा जी ने बुलाया हम सबको लॉरेंस कॉलोनी। इनके चेहरे पर संजीदगी थी मगर नगमा बेगम के बदलते तासुरात इन्हें अजीब सी बेचैनी में भी मुब्तला कर रहे थे। मैं उथे नहीं जाना, दस दो अपने अब्बा जी नू। मैंने उधर हरगिज नहीं जाना, बता दो अपने अब्बा जी को। नगमा बेगम तो ऑफिस से बाहर ही हो गई थी। इन दोनों का शोर सुनकर धीरे धीरे तीनों बच्चे भी लॉन्च में जमा होकर आयशा को सारी बात समझने में देर नहीं लगी थी। इस बार मैं ना गया ना तो बहुत देर हो जानी। मेरे मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। वो नगमा बेगम की जानिब मजीद देखे बगैर ही सीढ़ियां चढ़ गए थे। इसी बात का खौफ था मुझे। एक दिन आना, तेरे प्यो ने वापस जाना उधर ही है। टुर जाना। ना की फायदा हुआ तुम लोगों को इतना पढ़ाने का, जब दोबारा इस जंजालपुरे में ही जाकर ब्याह करना है तुम्हारा। मैं नहीं सी सोचा। वो सोफे पे सर थामे बैठी आयजा से मुखातिब थी, जो खामोशी से इनके बराबर में बैठी इनकी बातें सुन रही थी। अम्मी, अलग रहने से इंसान अपना असल नहीं भूलता, फिर चाहे सालों में अलग क्यों ना रह लो। एक टाइम आता है जब आपने मुड़कर वापस उधर ही जाना होता है जहां से निकले थे। वो संजीदा थी। इसकी बातें इस वक्त नगमा बेगम के ऊपर से गुजर रही थीं। ऐना ने मैनू कबूल नहीं था किया हायजा। मैं इत्थों बेइज्जत करके कटी गई सी। फिर भी तू कह रही है कि वापस जाना है, कैसे चली जाऊं उधर जमीनों में। मैनू अपनी इज्जत याद आ जाती। इस सारे अरसे में पहली बार इनकी आंखों में आंसू बहे थे। शायद वो भी गलत नहीं थी। गलत तो कोई भी नहीं था। फिर हल क्या था? क्या इंसान अपने असल से कट कर जिंदा रह सकता है? इसका ख्याल था। नहीं। और इसका ये ख्याल काफी हद तक दुरुस्त भी था। सुबह के 8 बजे थे। लॉरेंस कॉलोनी के रेलवे क्वार्टर में नाश्ता अपने आखिरी मराहल पर था। वो भी इसलिए कि अभी अभी रवीना बेगम और इनकी साहबजादी छीनो उर्फ शाहीन की आमद हुई थी। कलसूम जहाँ बेटी के मुसलसल सदकेवारी जा रही थी, आज नाश्ते में सालन के साथ दस्तरखान पर आमलेट भी मौजूद थे, जो बहुत कम लॉरेंस कॉलोनी के इस रेलवे क्वार्टर में देखे जाते थे। मगर आज तो थे। ले अम्मा, क्या दसूं मैं आपको, इतनी कुछ सोनी जमीनें हुई हुई है ना हमारी। ये सरसब्ज खेत, मैं तो कहती हूँ सारे पिंड आओ मेरे मेरे पास रहो। हवेली में रौनक भी होगी और डेरे की भी सैर करवाऊंगी। मेरा दिल भी लग जाएगा। सारा वेले कले रह रह के थक जाती मैं। चाय की चुस्की भरते हुए वो अफसुर्दगी से गोया हुई तो कुलसूम जहाँ के साथ साथ मखदूम अहमद भी मुस्कुरा दिए। एक अहम काम कर लिए फिर इंशाल्लाह तेरे को लावांगे। एक अहम काम कर ले फिर इंशाल्लाह तुम्हारे पास आएंगे। मखदूम अहमद अपनी चाय का कप खाली कर चुके थे। फरवरी की धूप ने सर्दी की हिद्दत को काफी हद तक समेट लिया था। ग्रिल वाले कमरे का पर्दा हटा हुआ था, इसलिए धूप की लकीरें अंदर मौजूद मकीनों पर पड़ रही थी। और नीफे दी सुना, उन्हें नहीं आना। और हनीफ की सुना, उसने नहीं आना। कलसूम जहाँ ने जरीना बेगम और आलिया बेगम को बर्तन उठाने का इशारा किया तो वो दोनों ने आगे से जैमल और मावरा की जानिब देखा तो जल्दी से इशारा पाते ही दस्तरखान समेटने लगी थी। कह रहे थे वेले होंगे तो आ जाएंगे, उन्होंने लापरवाही से ही जवाब दिया था। कलसूम जहाँ ने नाक चढ़ाकर अपने चाय का कप खाली करके ट्रे में रखा। हाँ भाई, नखरे तो बहुत है हनीफ भाई के। आलिया बेगम ने भी अपनी राय दिए बगैर नहीं रह पाई थी। दोपहर नु 10 की पकाना। कलसूम जहाँ ने दुलार से बेटी से पूछा तो वो मुंह बना कर रह गई। जो दिल चाहे पका लो। अपने घर भी बताओ क्या पकाना, और इत्थे भी आके जान छड्डो मेरी। वो तो ऐसी थी जैसे बरसों से भरी बैठी हूँ। दफा हो। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ कुछ खास खाना ਦਾ दिल कर रहा है तो पका लइए, नहीं तो ना सही। दफा हो, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि कुछ खास खाने को दिल चाह रहा है तो पका ले, नहीं तो ना सही। कलसूम जहाँ अब हाथ धोने के लिए उठ गई थी। मखदूम अहमद अखबार के मुताले में मसरूफ हो चुके थे, जबकि जरीना बेगम रुबीना बेगम के करीब बैठी हुई थी। बाजी, तुझे भांडे नहीं धोने? बाजी, आपने बर्तन नहीं धोने? उन्होंने इस कदर आराम से पूछा कि जरीना बेगम गड़बड़ा गई। तूने धोने? वो जल्दी से बोले। तो फिर जाओ धो लो, फिर आराम नाल गल्लां करांगे। तो जाओ फिर धो लो, फिर आराम से बातें करेंगे। कहा तो उन्होंने बड़े नॉर्मल अंदाज से था, मगर जरीना बेगम को बेइज्जती सी महसूस हुई थी। इनका तो अब सारा दिन यूं ही चलना था। चले, हम जाकर देखते हैं कि साइम साहब के घर के हालात बेहतर हुए हैं या नहीं।
दोपहर के 12 बजते ही नगमा बेगम के हाथ पाँव फिरकी की गरज घूमना शुरू हो जाते थे। बच्चों के आने का वक़्त होता और पास का साईं अहमद भी लंच ब्रेक में कहीं घर आ जाते थे। वो दोपहर में ताज़ा खाना ही बनाया करती थीं। आज सुबह जो कुछ हुआ था इसके बाद साइमा अहमद तो क्या हाइसा भी भूखी ही यूनिवर्सिटी चली गई थी। अलबत्ता बंटी बबलू ने जी भरकर नाश्ता किया था। नगमा बेगम को एक आस थी कि शायद साइम साहब लंच ब्रेक में घर आएंगे, इसलिए उन्होंने आज उनके पसंद के मूली वाले पराठों का मेज़ा तैयार करके रखा हुआ था। घड़ी ने 1 बजाया तो इनकी निगाहें खुद ब खुद ही दरवाजे की जानिब उठ गईं। मगर आज इन्हें नहीं आना था, सो वो नहीं आए थे। हाय सफेद, बंटी और बबलू अपने-अपने ठिकानों से वापस आ गए थे। उन्होंने बेदर्दी से इन तीनों को पराठे पका कर दिए। हाइज़ा ने इनकी मामूली से हटकर खामोशी देखी तो पूछे बिना न रह पाई। बंटी और बबलू कपड़े तब्दील करने के लिए अपने-अपने कमरों में जा चुके थे। क्या बात है अम्मी? सुबह वाली बात से अब तक परेशान हैं? डाइनिंग टेबल से बर्तन समेटते हुए उसने चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी नगमा बेगम से कहा तो उन्होंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मैंने तेरे अब्बा को पहले कभी इतना पुरसोच और नाराज नहीं देखा। वो अफसुर्दा थी, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं था कि वो साइमा अहमद से मोहब्बत करती थी और इस मोहब्बत की खातिर तो उन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया था। फिर अब इनकी सारी बर्दाश्त जैसे धीरे-धीरे मिट्टी में बदलती जा रही थी। अब वो बहुत अरसे बाद अपने घर वालों से मिलने जा रहे हैं। वो तन्हा है। इन्हें इतने सालों के बाद एक उम्मीद नज़र आई है कि वो फिर से अपने खानदान के साथ जुड़ जाएँगे। जो गलती उनसे हुई थी, उनकी सज़ा उन्होंने इतने सालों तक भुगती है। फिर अब अगर कुदरत इन्हें मौका दे रही है, तो इस मौके से वो क्यों ज़ाया करें? बस इतनी सी बात है। वो इन्हें समझाने की कोशिश में हलकान हुए जा रही थी, मगर वो अभी भी निगाहें झुकाए बेसुध सी बैठी हुई थीं। मेरी की गलती से, सिर्फ़ वही कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। यतीम, मस्कीन अपने मामू के घर रहती थी। की चाहिदा सी मैनू? सिर्फ मोहब्बत, तवज्जो, रिश्ते। तेरे दादको ने क्या किया मेरे नाल? एक रात भी नहीं रखा। अपने घर से निकाल दिया मुझे और तेरे अब्बा को। इतना सफाक होता ही कोई भला? अब की बार ना चाहते हुए भी उनकी आंखों में आंसू बह गए थे। आयज़ा को हकीकतन अपनी माँ के लिए बहुत दुख हो रहा था। अम्मी बस कर दें, छोड़ दें, ये देखें और सोचें कि आपके बच्चों को कोई रिश्ता नहीं है इस दुनिया में आप लोगों के सिवा। हमारा भी दिल करता है कि हमारे भी रिश्ते हों। हम भी अपने रिश्तेदारों से मिला-जुला करें। अगर कुदरत हमें ये मौका दे रही है तो हम क्यों ना इसका फ़ायदा उठाएँ। वो कंधे उचकाते हुए गोया हुई तो नगमा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। यानी तेरे अगर शादी तेरे दाद को में कर दी तेरे प्यो ने तो तुझे कोई एतराज़ नहीं होगा? इनका सवाल नहीं था, हैरत में डूबा हुआ एक तासुर था, जो आयशा को चंद लम्हों के लिए खामोश करवा गया था। हाँ, वो चंद साहतों के लिए बिल्कुल ही खामोश हो गई थी, मगर अगर जब बोली तो लहजा बेलचक और स्पष्ट था। नहीं, यकलसी जवाब, मगर नगमा बेगम की एतमाद और एतबार की धज्जियां बखेर गई थी। इनकी औलाद भी इनकी नहीं थी, वो भी इनके बकौल अपने बाप की ही थी। दफा हो जाओ मेरे वालों, जो मर्जी करो, मेरा कोई लेना देना नहीं। वो चीखकर गोया हुई और फिर सर थाम कर बैठ गई थी। इनके बस में कुछ भी नहीं था। वो हमेशा से बेबस रही थी। लॉरेंस कॉलोनी के रेलवे क्वार्टर में अभी शाम के 5 बज रहे थे। सफीना बेगम की आमद भी हो चुकी थी। रहमान और रहेल के आते ही मुकर्रम समेत वो तीनों तो गायब हो चुके थे। बैठक में लड़कों की महफिल जम चुकी थी। कुछ सुना तूने? कुछ फन कान में पड़ा है तेरे? रोहिल ने सरगोशियाना अंदाज में मुकर्रम से कहा तो वो नफी में सर हिलाते हुए भवें उचका गया, जिसका मतलब था कि वो कुछ नहीं जानता कि वो किस बारे में बात कर रहा है। मामा को फ़ोन आया था खाला का। इन दोनों को ही बात करते सुना था मैंने और सुनकर अजीब हैरत सी हुई थी। वो अजीब सा सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। मुकर्रम को गुस्सा आने लगा था। मूड तोड़ दो ना, मैंने तेरा फजूल का तजस्सुस फैला रखा है। फूट भी चुको कि रुबीना बेगम ने क्या खबर सुनाई है सफीना बेगम को। मुकर्रम के सब्र का पैमाना लबरेज होने का था। बताता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? वो शरारती लहजे में बोला तो मुकर्रम ने अपने पीछे का कुशन उठाकर इसको दे मारा। रोहिन भाई बता भी दें, अब हमें भी तो तजस्सुस हो रहा है। मोहसिन और फहीम के साथ-साथ रहमान को भी अजीब से तजस्सुस ने घेर लिया था। खबर ये है कि हमारे एक और मामू भी हैं, जिन्हें बहुत साल पहले नानो और नाना जी ने घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी और पसंद से शादी कर ली थी। और अहमद ख़ानदान में पसंद की शादी का तो कभी रिवाज ही नहीं रहा है। ये तो हम सब ही जानते हैं। इसके लिए ये सब हैरत का बाइस था। तुझे कैसे पता इतनी तफ़सील? उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि इसके कोई और चचा भी होंगे। फ़ोन के बंद होने के बाद मैंने मामा से पूछा था,
पहले तो वो टाल गई थी, मगर फिर मेरे बहुत ज़रूरत देने पर उन्होंने मुझे सारी बात बता ही दी। उसने किसी समझदार तबसरा-निगार की तरह इन सबको भाषण झाड़ने वाले अंदाज में बताया तो मुकर्रम ने एक मुक्का इसकी कब्र में जड़ दिया। आगे भी फूट लो कि क्या होने वाला? इसे तो सबको जल्दी से जानने की जल्दी थी। होने ये वाला कि नाना जी मामू की बेटी का रिश्ता आप जनाब से करना चाहते हैं। वो तो अपनी बात कह गया था मगर मुकर्रम मुकम्मल आंखें फैलाए इसी को देख रहा था।